प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से अभिनंदन। आपको पता है कि 3 दिन जीएस की क्लासेस होती हैं और 3 दिन हिंदी की क्लासेस होती हैं। आज हिंदी की शेड्यूल क्लासेस में आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो और न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट में देख लीजिए कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाववाच्य क्या है, तो आप बताएंगे। उसमें ऑप्शन बना रहेगा बिंदु ना तो कर्ता हो और ना ही कर्म हो, क्रिया का भाव ही जो होता है वो मुख्य होता है, तो भाववाच्य होता है। भाववाच्य क्या है, सीधे देगा क्रिया का भाव ही मुख्य रूप से होता है, वही भाववाच्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्रिया के जिस परिवर्तन से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। आप वाच्य की परिभाषा पूछ सकता है या फिर पहचानने में देता है कि इसमें कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है और कर्तृवाच्य कौन सा है। तो आप इसको याद रखेंगे डिफिनेशन को कि क्रिया के जिस परिवर्तन से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार है, 4, 5, 3 ऑप्शन देगा तो आप लगाएंगे 3। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे देगा कि कौन सा वाच्य है, भाववाच्य बना देगा, और 2, 3 कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाव, तो आप लिखेंगे भाववाच्य। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, ऑप्शन ऐसे भी बना सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, इनका प्रमुख उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। फिर डायरेक्ट पूछेगा कि भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है, तो भूले बिसरे चित्र। या फिर पूछेगा कि भूले बिसरे चित्र इनका क्या है। ठीक है, तो एक उपन्यास है, आप याद रखिएगा क्या है, उपन्यास है। फिर देखिए, जैनेन्द्र कुमार का मुक्तिबोध प्रमुख उपन्यास है। डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न में कि जैनेन्द्र कुमार का कौन सा उपन्यास है, तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध एक उपन्यास है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास है, पूछा ही जाता है परीक्षा में, आप जरूर इसको याद रखिए। अमृतलाल नागर का है अमृत और विष, इनका भी ये प्रमुख उपन्यास है। अमृतलाल नागर का अमृत और विष, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर देख लीजिए, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अंक, इसको देखिए, अंक का क्या होता है, गोद, गोद आप समझ रहे हैं, चिन्ह, कोई भी चिन्ह हो, भाग्य, गिनती के अंक, अध्याय, संख्या, नाटक के अंक, आप इसको याद रखिएगा। अंक बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हम अंक का लिखवाएं। जो महत्वपूर्ण आता रहेगा रिसर्च में, हम उसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवाते रहेंगे। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। फिर बलि, बलि का निकासी होगा उपहार और कर। ठीक है, और फिर देखिए, कर का हो जाएगा अनेकार्थी हाथ, सूंड, किरण और टैक्स। तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यह पूछेगा कर का समानार्थी हाथ, सूंड, किरण, टैक्स, ये चारों याद रखिएगा। तो अगर इसमें ऑप्शन कर देगा, कर क्या है, हाथ, सूंड, टैक्स और एक हटा देगा। ठीक है, अन्य कोई बना देगा, तो आप लगाएंगे कौन सा नहीं है, तो जो अन्य दिया रहेगा उसको लगाइएगा। इस तरह से आप चारों शब्द याद, इस शब्दों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शब्द याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है अनेकार्थी। फिर आइए खर, खर का देख लीजिए, जिसमें हो जाएगा दुष्ट, गधा, तिनका और एक राक्षस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट समानार्थी है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, शब्दों को याद रखिएगा। खर माने आपका हो जाएगा पक्षी, तारा, गंधर्व और बाढ़। ठीक है, ये चारों हैं। जिस तरह से बताएं, आप शब्द याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो भी उसको छांट लेंगे, और डायरेक्ट पूछेगा तो भी आप छांट लेंगे। इसलिए शब्दों को जरूर याद रखिएगा, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, कभी कभी अनेकार्थी का डिफिनेशन या समानार्थी शब्द पूछ लेगा, तो डिफिनेशन क्या होगा कि समान, जिसका समान अर्थ हो वही समानार्थी या अनेकार्थी होता है। अनेक शब्द होंगे लेकिन उनका जो भाव होगा वो समान होगा। ठीक है, अर्थ, जिन व्यंजन एवं वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है वो होते हैं अघोष। ठीक है, और वर्ग के पहले
और दूसरे व्यंजन, जैसे आपका वर्ग क ख ग घ अंक तक होता है तो सिर्फ उसका पहला और दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श तथा विसर्ग अघोष होते हैं। तो आप याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है, श श से। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, पहले तो आपका प्रश्न बनेगा कि कौन सा इसमें अघोष है। तो श श ये अघोष है, एक ही देगा श और इसमें से छाटेगा कि अघोष कौन सा है, तो आप लगाएंगे श। ठीक है, अघोष होगा। इसी तरह आप वर्ग के पहले और दूसरे याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क ख ट ठ, ठीक है, च छ त थ प फ, इस तरह से ये होगा। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इसीलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी हम आपको रिसर्च क्वेश्चन देते हैं सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लाइन टू लाइन याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए, जिन व्यंजन एवं वर्णों के उच्चारण के समय, ठीक है, ये दो बार लिख गया है, उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं। जिसमें कंपन होता है सघोष कहलाता है। वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवे, तीसरे मतलब हो गया आपका, यहाँ पे लिखिए ग घ अंगा, ज झ ञ, र ट ग घ अंगा, ज झ ञ, ट ठ र ट ठ ड ढ ण द ध न ब भ म य र ल व। ठीक है, और ह। तो आप यहीं से जल्दी क्वेश्चन आप उसको याद रखिएगा, लेकिन इन चारों को जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि सघोष में आपका दे देगा कौन है, श श ह, और यहाँ से ह बना देगा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, ह वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, आपका सघोष। ठीक है, सघोष, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा सघोष अघोष में डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है, अंतर करना समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा इन चारों को, मूल रूप से इन चारों को याद ही रखिएगा, 5 को, और यहाँ से इन तीनों को। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, फिर आइए देखिए, हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे मूल धातु पढ़ से पढ़ना, मूल धातु पूछेगा, इसमें क्रिया का मूल रूप धातु क्या है, तो आप पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, ये इसका बदल जाता है। धातु 2 प्रकार के होते हैं, कभी कभी पूछता है धातु के प्रकार, तो हो जाएगा मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा धातु में कितने प्रकार हैं, 2 4 5 6 लगाएगा ऑप्शन, तो आप ऑप्शन बनाएगा तो आप लगा दीजिएगा 2। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये भी कहीं पूछ देता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु अधातु, इनमें से कोई नहीं, विशेषण बना देगा तो आप लोग लिखेंगे धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। फिर देखिए अनुस्वार और नासिक। अनुस्वार में नाक से हम क्या करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं और मुंह से कम लेते हैं, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, अंक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अंश। ठीक, और अनुनासिक में क्या होता है कि हम इसमें नाक से कम श्वास लेते हैं और मुख से ज्यादा श्वास लेते हैं, वो आपका हो जाता है अनुनासिक। और इसमें अनुस्वार में चांद बिंदी नहीं होता है, अनुनासिक में चांद बिंदी होता है। जैसे गांव, अगर गांव ऑप्शन दे दिया, पूछ लेगा अनुनासिक, तो ऑप्शन दे दिया गांव, अंक, अंश बना दिया तो आप लगाएंगे गांव। ठीक है, आंख, एक और देख लीजिए उदाहरण, आंख। ठीक, ये हो गया आपके हिंदी में ये 2 नासिक की ध्वनियां हैं। ठीक है, जिनमें अनुस्वार ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं, जबकि अनुनासिक में पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर आप याद रखिएगा, हम बता रहे हैं यहाँ से कैसे प्रश्न बनाता है।
अंगा, य, ड़, न और म। तो यहाँ पे दे देगा पंचमाक्षर कौन कौन से, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से मान लीजिए ड़, न, म और यहाँ दे दिया, तो चौथा ऑप्शन बना देगा ट। तो पूछेगा इसमें से कौन सा पंचमाक्षर नहीं है। तो आप इन पांचों को याद रखेंगे तो आप आराम से छाट लेंगे कौन सा पंचमाक्षर नहीं है और कौन सा है, या कौन अनुनासिक है या नहीं है। ठीक है, ये आप इस तरह से हम प्रश्न आपको रिसर्च क्वेश्चन दिए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मेट होता है या फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, हम आपको पूरा बता दिए। आप इसी को बार बार रिवीजन करिए, आपका प्रश्न यहाँ से संभवतः मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो भी कमेंट करना हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बताइए। हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर इससे भी बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।